हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब क्या कह रहा है? फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखो लीनियर मोमेंटम p से लिखेंगे और रेट मतलब टाइम से लिखेंगे और चेंज मतलब d। अब समझो रेट टाइम चेंज d कर दिया स्मॉल चेंज के लिए dp/dt। समझ रहे हो? ये क्या होता है? लीनियर मोमेंटम और ये क्या है? टाइम है। मोमेंटम और टाइम, समझ रहे हो? और रेट ऑफ चेंज ऑफ के लिए टाइम आ गया और चेंज के लिए क्या आ गया हमारे पास? ये dp और dt आ गया। ठीक है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब देखो न्यूटन का जब सेकंड लॉ आया तो फोर्स की कहानी आ गई। ठीक है, बात इतनी क्लियर है इतनी। अब अगर आप बात करोगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था वो क्या कहता था? जल्दी से बताओ। फोर्स जो थी वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, हम कहते थे कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी। यही बात थी। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। उसके लिए एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने भी बताए थे कि मान लीजिए ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है कोई, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ये किया और ये यहाँ पर ये कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करता रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के बिना। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस पे फिर क्या बताई थी हमने बात कि फ्रिक्शनलेस पे कोई फोर्स देनी भी पड़ेगी अगर इसको इस तरफ, तो वो सिर्फ काउंटर करने के लिए देनी पड़ेगी किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को। समझ रहे हो बात या नहीं? ये स्मॉल f है अगर हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये वाली F1 मान लो, ये वाली F2 मान लो, ठीक है, तो इसको काउंटर किया, F2 ने F1 को काउंटर किया। नेट फोर्स यहाँ भी क्या है? ज़ीरो ही है। नेट फोर्स क्या है? यहाँ भी ज़ीरो ही है। ठीक है, F2 माइनस F1 ये मैंने आपको बताया था नेट फोर्स, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो नेट फोर्स ज़ीरो है। देखो कई बच्चे के मन में आता है सर F2 + F1 होता है नेट फोर्स, तो F2 की डायरेक्शन देख लो और फिर F1 की अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस F1 करेंगे ना, तो ये सेम है, इक्वल है, तो ज़ीरो होगी। तो वहाँ भी क्या बात थी कि भाई यूनिफॉर्म मोशन है तो जो फोर्स है वो क्या है? ज़ीरो ही है। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं अप्लाई हो रही। अगर फ्रिक्शन वाली भी बात करें हम तो वहाँ पर वो सिर्फ जो फोर्स दी जाती है वो सिर्फ जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसको काउंटर करने के लिए दी जाती है ताकि वो मूव हो, लेकिन नेट फोर्स वहाँ भी ज़ीरो है। अब देखो एक चीज़ को समझो, बात को, जब नॉर्मल सी बात को समझो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था? जो चीज़ रेस्ट पे वो रेस्ट पे, ठीक है, रहेगी, और जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दी जाए। ठीक, अब एक बात को समझो, क्योंकि अगर देखो एक्सटर्नल फोर्स दे दी गई, मान लो ये फ्रिक्शन वाले में ही अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स, अभी यहाँ तो ज़ीरो है क्योंकि ये वाली तो काउंटर कर रही थी इसको, अब मान लो इससे भी ज़्यादा हमने दे दी तो ये तो एक्सिलरेट कर जाएगा। ठीक है ना, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा देंगे तो वो क्या करेगा? एक्सिलरेट करता चला जाएगा। कम देंगे तो क्या होगा? मान लीजिए चल रही है, चलते चलते हमने कम कर दी तो वो रिटार्ड होगा। बात ये नहीं है। एक्सिलरेशन रिटार्डेशन की कहानी किसमें? फर्स्ट लॉ में थी नहीं। क्यों नहीं थी? अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब ये। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो ही है। मान लो किसी टाइम पे v1 है और किसी दूसरे टाइम पे v2 है तो वो भी क्या है? इक्वल ही है। तो एक्सेलरेशन जो है, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। तो इसमें तो रेस्ट वाले में तो ज़ीरो ही हो गई। ठीक है, तो ज़ीरो ही एक्सेलरेशन है। और यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1/t होगा, तो v2 और v1 इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा? v2 - v1 की जगह भी v2 रख सकता हूँ, तो ये कितना हो गया? 0/t, तो ये कितना आ गया? ज़ीरो ही आ रहा है एक्सेलरेशन। तो मतलब क्या है, एक चीज़ आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या सीखने को मिली थी कि वहाँ एक्सेलरेशन जीरो होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये भी बताता है एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये चीज़ याद रखना। न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। चीज़ें क्या हो रही हैं? यानी कि एक्सेलरेट होंगी यहाँ पर। अभी देखना कैसे, ये चीज़ समझ में आ गई। देखो अभी ये चीज़ हमें पता चल गई, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। क्लियर है इतनी बात? अब देखो जब यहाँ पर हमें सारी कहानी पता है लीनियर मोमेंटम की, वो क्या होती है आपके पास? p = में क्या होता है? जल्दी से बताओ। मास इंटू में वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे इसको d/dt और p की वैल्यू रख दें हम मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर अगर हम m को कांस्टेंट मान लें, m इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने को था। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्यों बताई कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ सेकंड लॉ में। ठीक, m कांस्टेंट है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हमारा किस में होगा? वेलोसिटी में। तो मैं यहाँ dv/dt के साथ कर दूंगा, d, समझ रहे हो? मतलब v के साथ d/dt कर दूंगा, m को बाहर ले लिया हमने जब m कांस्टेंट की बात हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ये चीज़ पता है कि नहीं है आपको? यहाँ देखो, बट
ए इजकल टू क्या होता है, dv/dt होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पुट करेंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ma, या नहीं बताओ। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट dv/dt इज इक्वल टू a, ऐसे लिख दो कि हाँ ये चीज़ दी हुई है ना, तो ऐसे लिख देते हैं। dv/dt हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये ma आ गया, ठीक। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऐसे ही नहीं हट सकता कि हम इक्वल टू ma कर दें, ठीक है। यहाँ से अगर इक्वल करना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको हमने k ले लिया, ठीक है। और यहाँ k की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो k अगर 1 आ गया तो फोर्स इजिकल टू आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो जरा कहानी, F इजिकल टू ma आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है कि फोर्स क्या होती है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बात आ रही है न्यूटन के सेकंड लॉ में, जबकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, बिकॉज वो कहता था जो चीज़ रेस्ट में रहेगी, जो चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनलेस की एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो, अनलेस की एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई ना हो। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। तो फोर्स हमें पता चल गया, मास इंटू में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये भी डेफिनेशन बन गई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और दूसरा यहाँ से ये भी आ रहा है, F इक्वल टू ma भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही बता रहा है हमें, ठीक है। यानी कि फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब देखो जरा 1 न्यूटन, देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब 1 न्यूटन को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे देखो, F इजिकल टू ma है ना, F इजिकल टू में ma है। अब 1 न्यूटन कब आएगा, जब मास कितना हो 1 kg का और एक्सेलरेशन कितना हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, पर सेकंड के लिए -2 लगता है, ठीक। तो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो 1 kg का मास, अगर मास वाली बॉडी है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन की है। तो यही डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ से k1 लिया था, तो ये चीज़ हमारी डिफाइन होगी। 1 न्यूटन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते, बताओ। क्लियर। अब देखो यहाँ से हम ये चीज़ भी क्लियर कर सकते हैं अपनी, देखो F इजिकल टू में kma था ना, F की वैल्यू 1 है और m की भी 1 रखी है और a की भी 1 रखी है यहाँ से, तो k देख लो हमारा कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो ये चीज़ समझाने के लिए था आपके लिए कि यहाँ k हमने लेट किया था, ठीक है। वो सिर्फ किसके लिए, फोर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। इसी में आपके पास इम्पल्स की कहानी आएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।